तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ मॉड्यूल ऑफ आवर M2 सीरीज। ठीक है, ये मॉड्यूल में हम मल्टीपल इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऐसे दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 5 भी मल्टीपल इंटीग्रेशन पे है। ये मल्टीपल इंटीग्रेशन 1 है एंड वो मल्टीपल इंटीग्रेशन 2 है। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन में मतलब हम इस बार इस मॉड्यूल में डबल इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डबल इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे एंड देन ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो ये आपके सामने जो है ये सिलेबस है आपका मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से मल्टीपल इंटीग्रेशन 1 मॉड्यूल 4 का सिलेबस है, जिसमें 4.1 में हमें क्या करना है, हमें डबल इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखना है एंड देन इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म में। ठीक है, ये 4.1 है, 2 आवर्स का है, मतलब 6 to 7 मार्क्स का आएगा ये 4.1। एंड फिर 4.2 क्या है हमारा, बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या होता है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये भी 6 to 7 मार्क्स का आएगा। एंड देन फिर अपना 4.3 लास्ट, इवेल्यूशन ऑफ इंटीग्रल ओवर द गिवन रीजन, वो भी कार्टेशियन एंड पोलर दो रीजन पे। ठीक है, ये भी 6 to 7 मार्क्स आएगा। तो टोटल हमारा जो मॉड्यूल बनता है वो 20 to 22 मार्क्स का बनेगा ऑप्शन के साथ। ओके, और ये बहुत इजी टॉपिक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को, लेकिन मैंने पूरी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर दिया हो तो आपको कहीं कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे में हमने कवर किया है। स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करेंगे एंड आपके स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट एक के बाद एक क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है डबल इंटीग्रेशन, तो इसके लिए आपको पहले सिंगल इंटीग्रेशन तो आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो इसके जो प्री रिक्विजिट है, जो बेसिक है, वो है सिंगल इंटीग्रेशन आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम डबल इंटीग्रेशन पे। और ये जो सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स है, ठीक है, ये वैसे तो ये नेक्स्ट मॉड्यूल में ये है, लेकिन सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स आपको तो पता है, करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ 4.1, डबल इंटीग्रेशन क्या होता है एंड इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डबल इंटीग्रेशन। राइट, तो नाम से ही पता चल रहा है डबल इंटीग्रेशन मतलब दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक फंक्शन दिया है, समझो f(x) दिया है आपको, इसको आप एक बार इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर इसी को दोबारा इंटीग्रेट करना है। तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन पहले क्लियर करता हूँ। अगर फंक्शन दिया है, समझो, हमारा एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे साइन एक्स दिया है, तो आप इसको एक बार इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, है ना। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि दोबारा इंटीग्रेट करें डबल इंटीग्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस साइन एक्स। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि डबल डेरिवेटिव की तरह, कि एक बार डेरिवेट किए फिर दूसरा डेरिवेट किए। तो ये थोड़ा ना अलग कंटेक्स्ट में रहता है। इसमें आप डबल इंटीग्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप पहले एक बार इंटीग्रेट करो फिर उसके बाद दूसरी बार इंटीग्रेट करो वही वेरिएबल के साथ। ध्यान दो, इस पर मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ, वही वेरिएबल के साथ। डबल इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिंपली कि जैसे आपके पास पहले आता था फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, लेकिन अब डबल इंटीग्रेशन में आपके पास ना, यहाँ पर देखो एक्स एक ही वेरिएबल आता था, अब डबल इंटीग्रेशन में आपके पास दो वेरिएबल आएंगे। तो उसमें आपको दो बार तो इंटीग्रेट करना ही है, लेकिन एक वेरिएबल के साथ नहीं, सिर्फ dx के साथ नहीं, आपको उसमें दूसरे वेरिएबल के साथ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मतलब आपके पास ना फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई मिलेगा। ठीक है, आपको इसको पहले तो एक्स के साथ इंटीग्रेट कर दो एंड देन फिर अब वाई के साथ इंटीग्रेट करो। इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन। मतलब कि एक वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहे मैं, डबल इंटीग्रेट मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को dx फिर वापस से dx, इसको नहीं बोलते डबल इंटीग्रेशन, इसको बोलते डबल इंटीग्रेशन। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, तो पहले एक वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करेंगे हम सिंगल, एंड देन फिर दूसरे वेरिएबल के साथ उस आंसर को इंटीग्रेट करेंगे। राइट, सो सिंगल इंटीग्रेशन में आप क्या करते थे, आप आपके पास एक ही फंक्शन रहता था, एक ही वेरिएबल रहता था, और आप उसको ना ऐसे एक वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट कर देते। फॉर एग्जाम्पल अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो आप एक्स से इंटीग्रेट करते थे, फंक्शन ऑफ टी रहा तो आप टी से इंटीग्रेट करते थे। लेकिन डबल इंटीग्रेशन में, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, इसके बाद आपके पास फंक्शन एक्स कॉमा वाई में रहेगा, मतलब आपके पास दो वेरिएबल रहेंगे ऑलरेडी। तो आप दो बार जब इंटीग्रेट करोगे ना, तो एक बार एक्स के साथ करोगे एंड देन एक बार वाई के साथ करोगे। ये एक कॉमन डिफरेंस है सिंगल एंड डबल के बीच में। तो अब जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा, अभी के लिए ये बेसिक डेफिनेशन काफ़ी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंगल इंटीग्रेशन की बात करता हूँ। जो सिंगल इंटीग्रेशन था वो या तो डेफिनाइट होता था या फिर इनडिफिनाइट होता था।
आई होप आपको इसका मीनिंग पता होगा। डेफिनाइट मतलब जिसमें लिमिट्स दी रहती थी, जैसे ये 0 to 1, 1 to 2, ऐसे लिमिट्स ना दी रहती थी, उसको डेफिनाइट बोलते। ठीक है। एंड इनडेफिनाइट मतलब क्या होता है? इनडेफिनाइट में लिमिट्स नहीं दी रहती थी, उसमें कांस्टेंट आता था, प्लस सी आता था इनडेफिनाइट में, राइट। तो सिंगल इंटीग्रेशन डेफिनाइट और इनडेफिनाइट होता था, लेकिन जो हमारा डबल इंटीग्रेशन है वो कभी भी इनडेफिनाइट नहीं हो सकता है। इट कान बी इनडेफिनाइट। ठीक है। वो ऑलवेज डेफिनाइट रहेगा। क्या रहेगा? वो ऑलवेज डेफिनाइट। मतलब क्या? मतलब हमेशा लिमिट्स आपको दी रहेगी डबल इंटीग्रेशन में। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपको कोई भी डबल इंटीग्रेशन क्वेश्चन देने दो, उसमें हमेशा लिमिट्स दी रहेगी। अब लिमिट्स देने के भी ना अपने पास चार तरीके, ठीक है। या तो लिमिट्स कांस्टेंट रहेगी, ए से बी जा रही है एक वेरिएबल की लिमिट, दूसरे वेरिएबल की लिमिट सी से डी जा रही है। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर रह सकती, ठीक है। और अंदर क्या है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। या तो लिमिट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, या फिर एक लिमिट कांस्टेंट रहेगी एंड दूसरी लिमिट ना फंक्शन ऑफ एक्स रहेगी, मतलब लिमिट्स में वेरिएबल आ जाएगी, राइट। या फिर लिमिट्स रहेगी, एक तो कांस्टेंट रहेगी रहेगी, या फिर लिमिट्स रहेगी फंक्शन ऑफ वाई। समझे? एक बार एक्स का वेरिएबल आया, एक बार वाई का वेरिएबल आ गया, राइट। ठीक है। ये तीन तरीका है लिमिट्स देने का। एंड फोर्थ तरीका क्या है कि आपको ना लिमिट्स नहीं दी रहेगी, लिमिट्स नहीं दे रहेगी, आपको ना रीजन दिया रहेगा। ठीक है। रीजन दिया रहेगा मतलब आपको एक इक्वेशन दी रहेगी, उसको आपको प्लॉट करना है और आपको लिमिट्स खुद निकालनी पड़ेगी। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल 4.1 में हमें इसकी नीड नहीं है, सच हमें ये तीन केसेस की नीड है। सो इन केसेस पे जाने से पहले, ये हम आगे देखेंगे डिटेल में। पहले बात ये बताओ आप कि डबल इंटीग्रेशन के कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। तो आपको ना सिंगल इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना है। मतलब क्या? आपको पहले तो कोई भी एक वेरिएबल पकड़ना है, उसके साथ सिंगल इंटीग्रेट करना है, एंड देन उस आंसर को वापस से एक और एक बार इंटीग्रेट करना है दूसरे वेरिएबल के साथ। ठीक है। तो जब आप एक वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, मान लो अगर आप एक्स के साथ पहले इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो आपको तब वाई को ना कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब हम एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, राइट। एंड जब वाई के साथ करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो इसमें भी सेम लॉजिक है कि जब आप एक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, और अंदर आपका फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, तो इसमें आप y को कांस्टेंट ट्रीट करोगे जब आप x के साथ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप y के साथ करते हो इंटीग्रेट, तो उसमें आप क्या करोगे? इसमें ना ट्रीट y एस कांस्टेंट। और इसमें आप क्या करोगे? इसमें ये भी आपका फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, इसमें आप क्या करोगे? ट्रीट एक्स एस कांस्टेंट। मतलब जब आप y के साथ करोगे तो x कांस्टेंट रखो, और जब x के साथ करोगे तो y कांस्टेंट रखो। तो इसका एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल है, एक सीधा हम सम सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल लेके। तो है लिमिट्स है 0 से लेके 1, एक की लिमिट, ये लिमिट्स है 0 से 1 एक्स वाई डी एक्स डी वाई, राइट। ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखो डबल इंटीग्रेशन ऐसा दिख के आ जाएगा आपको पेपर में, दो इंटीग्रेशन की साइन रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसको ना पहले एक्स के साथ करते हैं, फर्स्ट एक्स के साथ करते हैं। तो एक्स के साथ जब हम करेंगे तो वाई को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वाई इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा ये 0 से 1 लिमिट है, अंदर एक्स बचेगा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक्स के साथ कर रहे हैं, राइट। एंड वाई को बाहर फेंको निकाल के, एंड बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखो। अभी आपका फोकस होना चाहिए इसको सॉल्व करना, बाहर से अब अपने को कुछ लेना देना नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? इसका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, राइट। एंड लिमिट्स क्या है हमारी? 0 से लेके 1 तक। अब बाहर की चीज़ें एज इट इज़ लिख दो बस, 0 से लेके 1। और इसको फिर लिमिट्स पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 स्क्वायर बाय 2, 1/2 माइनस 0, तो 1/2 आ जाएगा बस इसका आंसर। एंड यहाँ पर है वाई, एंड यहाँ पर है डी वाई। ठीक है। अब हमने y के साथ कर लिया, सॉरी x के साथ कर लिया, अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ y के साथ करना है अब हमें डिफरेंस इंटीग्रेशन, है ना। तो y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हाफ बाहर आ जाएगा, और y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y² बाय 2, लिमिट्स 0 से लेके 1 तक। ठीक है। तो ये हाफ, और ये क्या हो जाएगा? ये भी हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 1/4। ठीक है। तो ये एक वे था,
जिसमें हमने क्या किए, जिसमें हमने पहले एक्स के साथ किए एंड देन फिर वाई के साथ किए। एक्स के साथ जब कर रहे थे तो वाई को कॉन्सेंट्रेट किए थे। अब हम एक और एक वे में करते कि सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, 0 से 1, 0 से 1 एक्स वाई डी एक्स डी, ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, अब फर्स्ट एक्स के साथ किए थे ना हमने यहाँ, अब मैं यहाँ फर्स्ट वाई के साथ करता हूँ। अगर मैं पहले वाई के साथ करूँ तो क्या आंसर अलग आएगा, क्या देखते। तो पहले वाई के साथ कर रहे मतलब एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो एक्स को बाहर फेंको, तो एक्स बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 0 से 1 वाई डी वाई। अब डी वाई पहले लिखोगे और डी एक्स बाद में लिखोगे, क्योंकि आपको इसको करना है वाई के साथ, एंड ये वाली लिमिट तो एज इट इज। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, y²/2 हो जाएगा, राइट। एंड ये हो जाएगा 0 से 1 डी एक्स, यहाँ एक्स 0 से 1, इसका आंसर हो जाएगा हाफ, यहाँ एक्स यहाँ डी एक्स यहाँ 0 से 1। अब ये हाफ बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स डी एक्स, एक्स को डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करना है, तो मतलब x²/2 एंड लेन लिमिट्स लगाएंगे हम 0 से 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 और इसका भी आंसर हो जाएगा 1/2। देखो आंसर सेम आया, एग्जैक्टली सेम आया दोनों का आंसर, राइट। तो अगर मैं पहले एक्स के साथ करता तो भी मेरा आंसर 1/4 आया, और जब मैं पहले वाई के साथ करता तो भी मेरा आंसर 1/4 आया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, सेम क्यों आया आंसर, क्योंकि जो हमारी लिमिट्स थी वो थी कांस्टेंट। देखो यहाँ पर ये 0 0 1 1 क्या है, कांस्टेंट है, 1 1 0 0 ये कांस्टेंट नंबर है। तो जब भी हमारी लिमिट्स कांस्टेंट रहती है और अंदर का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन रहता है, ठीक है, तो जो हमारा आंसर है चाहे हम किसी के साथ भी पहले करें सेम आता है। अब इसको क्या बोलते हैं, मैंने पहले एक्स के साथ किया, एक्स को कॉन्सेंट्रेट किया, सॉरी एक्स के साथ किया वाई को कॉन्सेंट्रेट किया, इसमें पहले पहले वाई वाई के साथ किया, एक्स को कॉन्सेंट्रेट किया, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। पहले एक्स के साथ किया फिर वाई के साथ किया, मतलब पहला मेरा ऑर्डर था एक्स के साथ फिर वाई के साथ किया, एंड देन इसमें पहले वाई के साथ किया फिर एक्स के साथ किया, तो ये दूसरा ऑर्डर था जो मैंने फॉलो किया। इसमें ऑर्डर क्या फॉलो किया मैंने, पहले एक्स किया फिर वाई किया, और इसमें ऑर्डर क्या फॉलो किया मैंने, पहले वाई किया फिर एक्स किया, है ना। तो ये अलग ऑर्डर है, ये अलग ऑर्डर है, लेकिन जब मेरी लिमिट्स कांस्टेंट रहती है तो तब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डजंट मैटर कि आप किसके साथ पहले कर रहे हो, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, किसके साथ पहले करना किसके साथ बाद में करना, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अभी से आप सीख लो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखो डी एक्स के साथ पहले किए डी वाई के साथ बाद में किए, यहाँ पर क्या किया हम डी वाई के साथ पहले किए डी एक्स के साथ बाद में किए। तो यहाँ पर जब कांस्टेंट लिमिट रहती है हमारी तब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डजंट मैटर। सो ये हमारा ना फर्स्ट केस है कांस्टेंट लिमिट का, देखो यहाँ पर। और ये है हमारे सेकंड केस जिसमें हमारी लिमिट्स में ना वेरिएबल आ जाएंगे। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर थे, तो जब तक हमारी लिमिट्स कांस्टेंट रहती है तब तक ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डजंट मैटर। लेकिन अगर वेरिएबल आ जाते तो ऑर्डर मैटर करता है। वो कैसे, हम करके देखते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ पर 0 से 1 है, यहाँ पर लिमिट्स जा रही है हमारी 0 से लेके x तक, x डी एक्स डी वाई। अब ये देखो लिमिट्स में ना वेरिएबल आ गया, ये वाली लिमिट्स तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली लिमिट्स देखो 0 से लेके x तक जा रही है, और x क्या है हमारा, x तो वेरिएबल है, तो लिमिट्स में हमारा वेरिएबल आ गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना ऑर्डर मैटर करता है कि आप किसको पहले कर रहे हो और किसको बाद में कर रहे हो। अगर मैंने इसको x के साथ पहले किया तो मेरा आंसर कुछ और आएगा, और अगर मैंने इसको y के साथ पहले किया तो मेरा आंसर कुछ और आएगा। तो फर्स्टली इस केस में, जैसे इस केस में थे ना हम, तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी कि कौन सी x की लिमिट है कौन सी y की लिमिट है, क्योंकि ऑर्डर ही मैटर नहीं करता तो लिमिट क्या मैटर करेगी। लेकिन इसमें ना हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले, क्या ये जो लिमिट डी है अंदर वाली लिमिट वो किसकी है, ये x की लिमिट है या ये y की लिमिट है, और जो बाहर वाली लिमिट डी है वो किसकी है, क्या वो y की लिमिट है या वो x की लिमिट है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो जो भी वेरिएबल दिया रहता है हमारा, जैसे यहाँ पर ना x वेरिएबल है तो ये y की लिमिट हो गई, जो वेरिएबल रहता है ना उसके उल्टे वेरिएबल की लिमिट होती है। तो अगर x के टर्म्स में मेरे को लिमिट दी है ना तो समझ जाना कि वो y की लिमिट है, और अगर y के टर्म्स में मेरे को लिमिट दी है तो वो x की लिमिट होती है। इसका ना मैं एक क्लियर एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि मान लो आपके पास लिमिट है 0 से √1 + x², ठीक है। और अगर आपने इसको x की लिमिट बोल दिया, मतलब x जा रहा है 0 से लेके यहाँ तक, ठीक है, x की लिमिट बोलना मतलब यही होता है, x जा रहा है 0 से लेके यहाँ तक। अब आप अगर इसको सॉल्व करने जाओगे अपर लिमिट को, x = √1 + x²,
तो स्क्वायर बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा 1 + x²। अभी x² को इधर लाओ तो x² - x² 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये इनवैलिड इक्वेशन हुई क्योंकि 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो बट ऑब्वियस सी बात हो गई कि ये इनवैलिड इक्वेशन हो गई, मतलब ये x की लिमिट है ही नहीं। अगर ये मैं y की लिमिट बोलता हूँ तो ही तो ये लिमिट बनी। अब देखो ये कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा, फिर ये वैलिड इक्वेशन हो गई। तो इसलिए इससे आप ये कंक्लूजन ले लो कि जो भी वेरिएबल दिया रहेगा उसके उल्टे वेरिएबल की लिमिट रहती है। मतलब x अगर दिया है तो y की लिमिट, और y दिया है तो x की लिमिट। और वैसे भी हम कभी, आपने मैथ्स में लिखते हुए देखे हो क्या, x इज इक्वल टू √1 + x²? इसको आपने कभी ऐसे लिखे x इज अ फंक्शन ऑफ x? नो, x कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ x। आइदर y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है या फिर x इज अ फंक्शन ऑफ y होता है, राइट। x इज अ फंक्शन ऑफ x तो अपसाइड हो गया ना। तो इसकी वजह से जब हमारे फंक्शन ऑफ x दिख जाए आपको लिमिट में, क्योंकि ये जो लिमिट है ये इट इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ x है ना, यहाँ पर देखो। तो ये y हुआ ना, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो ये लिमिट जो है ये y की लिमिट हुई। तो अब बस सिंपली मैं क्या करूँगा, यही सेम क्वेश्चन उतारता हूँ। अगर ये y की लिमिट हुई अंदर वाली, y गोज फ्रॉम 0 टू y गोज फ्रॉम 0 टू x, तो अब क्या बचा, x बचा ना मेरा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बाहर की लिमिट है ये x की लिमिट हो गई। तो x गोज फ्रॉम 0 टू x गोज फ्रॉम 1, राइट। और फिर अंदर क्या क्वेश्चन है हमारा, x dx dy। अब यहाँ पर ना ऑर्डर मैटर करता है क्योंकि लिमिट्स में वेरिएबल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर कैसे मैटर करता है कि आप पहले ना जो जिसकी लिमिट में वेरिएबल है उसको पहले सॉल्व करोगे, और फिर जिसकी लिमिट कांस्टेंट है उसको लास्ट में सॉल्व करोगे। तो किसकी लिमिट में वेरिएबल है, y की लिमिट में वेरिएबल है, राइट। y की लिमिट वेरी कर रही है, वेरिएबल है देखो 0 एंड x। तो y से हम पहले इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद हम x से करेंगे। तो जब हम y से करेंगे इंटीग्रेट तो ये ऑर्डर हम चेंज कर देंगे। ऑर्डर ना, इसको चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं बोलते, बस हम इसको ऑर्डर को आगे पीछे लिख देंगे क्योंकि हमारे पास y से करना है। y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x, और x कांस्टेंट रहेगा जब y से करे, तो x को बाहर फेंक दो। अंदर क्या बचा, dy, और यहाँ रहा dx। ठीक है, और x की लिमिट क्या हमारी 0 से लेके 1। अब इसको सॉल्व करो आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है, y होता है। तो y 0 टू x dx बाहर x, x गोज फ्रॉम 0 टू 1। अब इसके अपर लिमिट लोअर लिमिट डालो तो अंदर x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² dx इंटीग्रेशन 0 से 1। अभी x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, x³/3 हो जाएगा, राइट। एंड फिर इसकी लिमिट डालो 0 से 1, तो ये हो जाएगा 1/3 आंसर आया, राइट। तो मैंने पहले वेरिएबल वाली लिमिट को सॉल्व किया एंड देन फिर कांस्टेंट वाली लिमिट को सॉल्व किया। अगर मैं उल्टा करता, वैसे उल्टा करना नहीं आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अंजाम क्या होता अगर आप उल्टा करते। अगर आप पहले x को सॉल्व करते हैं बाद में y को सॉल्व करते हैं ना, तो क्या होता। तो अगर मेरे को पहले x को करना है तो ये x की लिमिट मैं अंदर लिखूंगा, राइट, एंड y की लिमिट मैं बाहर लिखूंगा, x dx एंड dy। अब मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट्स क्या है 0 से लेके 1 dy, और यहाँ क्या है लिमिट 0 से लेके x, y की लिमिट। ये हो जाएगा 1/2 dy, लिमिट्स 0 से x। तो ये हो जाएगा अपना 1/2 को बाहर ले लो, अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y हो जाएगा 0 टू x। इसका आंसर आ जाएगा आपका x/2 आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर आपको आंसर अच्छा खासा फाइनाइट नंबर आ गया, कांस्टेंट नंबर आपके आंसर में आ गया, लेकिन यहाँ पर आंसर में आपका वेरिएबल आ गया। सो डबल इंटीग्रेशन हमेशा ना कांस्टेंट नंबर में आंसर देता है, वेरिएबल में आंसर नहीं देता है। तो देखो यहाँ पर अगर आप पहले वेरिएबल को नहीं सॉल्व करते हो तो वेरिएबल एलिमिनेट ही नहीं हो पाएगा। पहले आप कांस्टेंट को सॉल्व कर लोगे ना तो लास्ट में आपके पास वेरिएबल बचेगा। लेकिन वही देखे, अगर आप पहले वेरिएबल को सॉल्व करते हो, वेरिएबल वाली लिमिट को सॉल्व करते हो, तो उससे क्या होगा, उससे ना यहाँ पर वेरिएबल तो रहेंगे लेकिन लास्ट में कांस्टेंट वाली लिमिट है ना, देखो लास्ट में 0 से 1 जा रही लिमिट, तो लास्ट में वेरिएबल रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, लास्ट में आपको आंसर नंबर में ही मिलेगा। इसकी वजह से हमेशा पहले वेरिएबल वाली लिमिट को सॉल्व करना, पहले कांस्टेंट वाली लिमिट को सॉल्व नहीं करना। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मैटर्स जब हमारी लिमिट में वेरिएबल आ जाते हो, और जब हमारे दोनों कांस्टेंट है
तो नो मैटर आप किससे भी करो, देखो आप किससे भी करो सॉल्व, आपको लास्ट में तो कांस्टेंट आंसर ही मिलना है, और वो दोनों आंसर सेम रहते हैं अगर हमारा फंक्शन अंदर का कंटिन्यूस रहा तो। ठीक है, सो ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहा तो मैं आपको ना एक थोड़ा सा एक चार्ट बना के देता हूँ इसका। तो चार्ट कैसा रहेगा, फर्स्ट है बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, वन कांस्टेंट, वन लिमिट इज कांस्टेंट एंड अदर इज वेरिएबल, राइट। ये दो केस बनेंगे। अच्छा, तीसरा केस अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने पहले बोथ लिमिट कांस्टेंट लिए, फिर वन कांस्टेंट वन अदर वेरिएबल, तो सर अगर ऐसा हो कि दोनों में वेरिएबल आ जाए, x2 0 y2 1, तो तो ये इनवैलिड केस है। आप दोनों में वेरिएबल लाओगे तो आपको आंसर कांस्टेंट नहीं मिलेगा, आपको आंसर एक वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा। तो दिस इज इनवैलिड केस जिसमें दोनों में वेरिएबल आ जाए, ठीक है, एक तो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि ये दो केस ही बनते। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्डर डजेंट मैटर, राइट, ऑर्डर डजेंट मैटर आप किससे पहले कर रहे हो, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसमें क्या, हमें फर्स्ट फर्स्ट सॉल्व फॉर वेरिएबल लिमिट, मतलब जिसकी लिमिट में वेरिएबल हो गया उसको पहले सॉल्व करो, वेरिएबल लिमिट, एंड देन सॉल्व अनदर लिमिट, ठीक है। और जब वेरिएबल लिमिट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो मान लो x की लिमिट्स में वेरिएबल है y के, तो हम x से पहले कर रहे हैं तो उस वक्त y को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और अगर हम y से पहले कर रहे हैं तो x को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसके बाद एक और एक पॉइंट ये है कि लिमिट आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, तो देखो यहाँ पर 0 से x है ना, तो x के टर्म्स में लिमिट है तो वो y की लिमिट हुई, राइट, और y के टर्म में होती है तो x की लिमिट होती है, तो आपको बता चुका हो। तो ये इतना बेसिक काफ़ी है अभी अभी के लिए इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल के लिए। तो लेट्स जंप टू क्वेश्चंस, ठीक है। ये देखो हम एक्स वाई में खेल रहे हैं, राइट, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो हम अभी क्वेश्चन जो लेंगे वो सब कार्टेशियन सिस्टम के रहेंगे, पोलार पे भी हम जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व, ऐसे दिया रहेगा आपको एग्जाम में, सॉल्व एंड देन ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें लिमिट्स क्या हमारी, 0 से 1, 0 से 1 dx dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² अंडर रूट ऑफ 1 - y², ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है। अब आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिख जाए तो आप क्या करोगे, तो फर्स्टली आपको ये दिख रहा है दो इंटीग्रल है, तो मतलब डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। उसमें भी आपको दिख रही कांस्टेंट लिमिट है, 0 से 1, 0 से 1 कांस्टेंट लिमिट है। तो इट डजेंट मैटर आप पहले x से करो या पहले y से करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम आने वाला है क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जो उनने दिए x दिए ना dx और फिर dy दिए, तो मैं पहले ना dx से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं dy से करता हूँ। सो लेट्स सॉल्व। तो जब मैं x से कर रहा हूँ तो क्या होगा, y कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो y का टर्म है पूरा का पूरा, ये मैं इंटीग्रेशन के बाहर फेंक दूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 1/√1 - y² इंटीग्रेशन के बाहर, ये हो जाएगा 0 से 1 1/√1 - x² dx, x से कर रहा हूँ ना, राइट, एंड ये dy तो यहाँ रहेगा। इतने पे आ गए आप। अब आपको इस पे ही फोकस करना है कि आपको ये सॉल्व करना है, ये तो सिंगल इंटीग्रेशन है। सो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा, 1/√a² - x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय ए, है ना। तो साइन इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिस्ट में आप जाओ आपको दिख जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x, और लिमिट्स क्या हमारी 0 से लेके 1 तक, एंड बाहर की चीज़ें एज इट इज़ लिख दिया करो, 1/√1 - y² इंटीग्रेशन 0 से 1। अभी इसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करो, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 कब होता है साइन इनवर्स, सॉरी 1 कब होता है, साइन π/2 पे होता है 1, है ना, माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कब होता है, साइन 0 पे होता है, यहाँ पर है dy, एंड यहाँ पर है 1/√1 - y², 0 से लेके 1। अभी यहाँ पर क्या बचा अंदर, सिर्फ और सिर्फ π/2 - 0 मतलब π/2, π/2 को बाहर फेंक दो, वो कांस्टेंट है, तो π/2, और ये इसका इंटीग्रेशन करना है हमें बस अब। तो इसका भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा, साइन इनवर्स y। लिमिट्स क्या हमारी 0 से लेके 1 तक, अभी लिमिट्स डालो तो सेम आएगा, साइन इनवर्स 1 - साइन इनवर्स 0 मतलब π/2, इसका भी आंसर आएगा π/2 इंटू
पाई बाय टू, मतलब पाई स्क्वायर बाय टू इज योर आंसर। ठीक है, तो मैंने तो एक्स से किया पहले, आप चाहो तो वाई से भी करके देख लो, आपको आंसर सेम आएगा, पाई स्क्वायर बाय टू। राइट, ये था फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन का। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व 0 से 1, 0 से x ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन पेपर में यही दिखेगा। अब आपको पहचानना कैसे, डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, राइट। 0 to x लिमिट जा रही है, लिमिट में वेरिएबल आ गए मेरे, मतलब मेरे को ऑर्डर मैटर करेगा, पहले वेरिएबल वाली लिमिट को सॉल्व करना है। लेकिन ये वेरिएबल है तो है किसके, x के टर्म्स में लिमिट्स हमारी, तो मतलब ये y की लिमिट्स हुई, y के वेरिएबल हुए ये। सो इसको हम कैसे लिखेंगे इसको ना, आपको फिर फर्स्ट स्टेप रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिट्स किसकी है आखिर में। तो फर्स्टली वेरिएबल वाली लिमिट को आप आइडेंटिफाई करो, 0 से लेके x जा रही है ना, ये फंक्शन ऑफ x है, मतलब y की लिमिट्स हुई है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ y गोज फ्रॉम 0 to y गोज फ्रॉम x। तो अब बचा क्या, x बचा, तो ये जो लिमिट बची है नंबर वाली, वो तो हुई x की लिमिट। राइट, ये आपने कर लिए। अब अंदर देखो e रेस टू एक्स प्लस वाई है, तो ए रेस टू एम प्लस एन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस याद करो, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, बेस कॉमन है तो दोनों की पावर ऐड हो जाती है, तो उसका ही वाइस वर्सा, और दोनों की पावर एडिशन में है तो मैं उसको कॉमन बेस लेके सेपरेट कर सकता हूँ। तो इसमें क्या करूँगा मैं, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई लिख सकता हूँ। एंड देन क्योंकि मेरी वेरिएबल क्या है, वाई से मेरे को पहले सॉल्व करना है, वेरिएबल वाली लिमिट वाई की है ना, तो मैं पहले डी वाई लिखूँगा अब यहाँ, डी वाई एंड देन डी एक्स। अब मुझे बस इस पर फोकस करना है, इसको सॉल्व करना है, बाकी चीज़ एज इट इज़ लिख दूंगा। तो इसको जब मैं y से कर रहा हूँ इंटीग्रेट, तो x क्या रहेगा मेरा, कांस्टेंट, तो उसको बाहर फेंक दो, ई रेस टू एक्स को बाहर फेंक दो इंटीग्रेशन के, तो हो जाएगा 0 से 1, x की लिमिट है, ई रेस टू एक्स भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, ई रेस टू वाई का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू वाई ओनली, और लिमिट्स क्या हमारी 0 से लेके x, अंदर बचा dx। अभी इसको x को अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, तो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू जीरो आ जाएगा आंसर, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू जीरो dx, और बाहर एक ई रेस टू एक्स बचा है, एंड द लिमिट 0 से 1। तो ई रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो 1 होता है, तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें x के साथ, तो ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू एक्स ओनली। अब इसकी लिमिट्स डालो 0 से लेके 1 तक, तो पहले 1 डालो तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2/2 माइनस ई रेस टू 1, फिर माइनस ई रेस टू 0/2, फिर माइनस माइनस प्लस ई रेस टू 0। राइट, ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 2 माइनस ई रेस टू, ई तो ई आएगा, माइनस ई रेस टू 0 1 होता है तो हाफ हो जाएगा, एंड देन ये प्लस ई रेस टू 0 1, तो 1 माइनस हाफ तो प्लस हाफ हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर हटा दो, अब हाफ कॉमन लो तो क्या होगा, हाफ अंदर बचा ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1। अब ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है टू बी प्रिसाइज, तो 1/2 ई माइनस 1 द होल स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आंसर तो वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी था, वेरिएबल वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। चलो एक और एक क्वेश्चन लेते हैं वेरिएबल वाले पे, ताकि थोड़ा आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार पूछा गया यूनिवर्सिटी में। क्या है हमारी लिमिट है 0 से लेके 1, यहाँ पर लिमिट है हमारी 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फंक्शन क्या है हमारा अंदर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। इसको सॉल्व करना है। अब आपको ये देख के ना शॉक हो जाओगे, अगर आपको ये नहीं आता डबल इंटीग्रेशन तो आप बोलोगे बाप रे कितना हार्ड क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर, लेकिन अब आपको कंसेप्ट पता है तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, लिमिट्स आप आइडेंटिफाई करो किसकी कौन सी लिमिट्स है। ठीक है, तो पहले अंदर वाली लिमिट आइडेंटिफाई करो, क्योंकि वो एक्स के टर्म में है तो वाई की लिमिट हुई ना, तो वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, और बाहर वाली अब जो बच रही है वो एक्स की लिमिट हुई, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। अब क्योंकि मेरे को वेरिएबल वाली लिमिट y की है तो मेरे को पहले y के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, पहले डी वाई लिखूँगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर dx। अब मेरे को ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, मेरा फोकस इस पे रहेगा, बस ये सिंगल इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व कर लूँ। ठीक है,
तो इसमें आपको तो एक कंडीशन पता है, आप y के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तो x कांस्टेंट रेट होगा, तो एक्स स्क्वायर और 1 दोनों तो कांस्टेंट ही है, तो ये दोनों को क्लब कर दो, राइट। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1/a² + y², इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स y/a, राइट। ये फॉर्मूला में आ सकता है ना, ये y² तो है प्लस y², और ये a क्या रहता था हमारा, कांस्टेंट रहता था, तो ये रहा हमारा कांस्टेंट, लेकिन वो हमें चाहिए a² के फॉर्म में, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में है ही नहीं, तो चलो हम लेके आते हैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे, अगर मैं इसको अंडर रूट दे दूँ और द होल स्क्वायर कर दूँ, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरी इक्वेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 1 + x² विल रिमेन एज इट इज। तो अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो करते हैं हम अप्लाई, x गोज फ्रॉम 0 to 1, अंदर वाला क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/a क्या है हमारा, √1 + x², राइट। एंड देन फिर tan इनवर्स y/a, y/a क्या है हमारा, ये है √1 + x², और लिमिट्स क्या हमारी 0 से √1 + x², एंड बाहर बचा क्या अब हमारे पास dx। अब मुझे क्या करना है, मेरे को ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट करता हूँ फिर लोअर लिमिट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर पहले मैं अपर लिमिट करता हूँ, तो 1/√1 + x² tan इनवर्स y की जगह पहले अपर लिमिट 1 + x² अपॉन √1 + x², फिर माइनस, अब लोअर लिमिट चाहिए ना हमें, तो √1 + x² tan इनवर्स y की जगह 0 डालो, तो 0/0 इज 0/एनीथिंग इज 0, ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद आ गया। अभी ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, राइट, 1, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, आप कैलकुलेटर में डाल लेना, एंड tan इनवर्स 1 भी आप कैलकुलेटर में डालो, तो 45 डिग्री पे 1 आता है, तो मतलब π/4 आएगा आंसर। तो यहाँ पर π/4 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ, ये तो पूरा एलिमिनेट हो गया ना, तो π/4 विल कम आउट, अंदर हमारे पास बचा 0 से 1, 1/√1 + x² dx। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो सिंपल है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने ऊपर वाले का फॉर्मूला लगाया, लेकिन आप एक बात की नोट रखना कि जब आप ये फॉर्मूला लगाए थे ना, इसलिए अंडर रूट में नहीं था, √a² + y² नहीं है वो, ये सिंपली 1/a² + y² है, लेकिन ये क्या है 1/√a² + x² है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√a² + x² का फॉर्मूला होता है log ऑफ x प्लस सेम चीज कॉपी पेस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा π/4 log ऑफ x + √1 + x², ये रहा इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। अब आपको अपर लिमिट डालना है एंड देन लोअर लिमिट डालना है, तो क्या हो जाएगा π/4 log 1 + √1 + 1 का स्क्वायर, मतलब √2 हो गया ये, फिर माइनस log ऑफ 0 + √1 + 0, ठीक है, √1 आ जाएगा यहाँ पर, तो log 1 तो 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास π/4 log 1 + √2 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं डबल इंटीग्रेशन पे, इसमें तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है, सिंगल इंटीग्रेशन जिसको आता है वो तो इजीली डबल इंटीग्रेशन कर सकता है आसानी से, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज लिमिट्स है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी e⁻x² 1 + y² x dx dy, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब देखो लिमिट्स ना, इन्फिनाइट भी एक कांस्टेंट है, तो 0 से इन्फिनाइट, 0 से इन्फिनाइट दोनों लिमिट्स हमारी कांस्टेंट है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कांस्टेंट लिमिट्स में ऑर्डर डजंट मैटर, आप किससे भी पहले कर सकते हो, y से भी पहले कर सकते हो और x से भी पहले कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो x से पहले कर लेते हैं हम क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको ना एक बार y से पहले करके दिखाता हूँ। अगर मैं y से पहले करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और वो बाहर निकल जाएगा, राइट। तो क्या होगा 0 से इन्फाइनाइट, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 0 से इन्फिनिटी e⁻x² 1 + y² dy एंड देन dx, ठीक है। अभी जब मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये सिंगल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड आता है तो हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या करेंगे, पुट x² 1 + y²
इज इक्वल टू टी। हम y से कर रहे हैं तो इसको डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे हम। ठीक है, उसके लिए हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब डेरिवेट करो तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रेट होगा, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y इज इक्वल टू डी टी बाई डी वाई, राइट। तो यहाँ पर 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी बाई एक्स स्क्वायर, ये 2 भी यहाँ ले लो, तो y डी वाई इज इक्वल टू डी टी बाई एक्स स्क्वायर हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डी वाई है, y डी वाई नहीं है, तो अगर डी वाई हमको रिप्लेस करना है तो यहाँ पर y का टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, 0 से इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस टी डी टी अपॉन 2x² अब एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लो, तो 1/x², अंदर बचेगा 0 से इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस टी डी टी बाय वाई। देखो यहाँ पर आके फंस गए ना आप, कैसे, y को तो हमने कुछ किए, y को तो पूरी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ता है ना। अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो, जैसे t को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, सॉरी यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और dy को आप चेंज कर रहे हो dt में, तो y का एक भी टर्म अंदर रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक y का टर्म अंदर बच गया है, तो ये सब्स्टिट्यूशन डजन वर्क, ये वर्क नहीं करेगा इसमें। तो इसकी वजह से यहाँ पर ना दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि जब आप इसको y से करने जा रहे हो तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सिंस ऑर्डर डजंट मैटर, तो एक बार चलो हम ट्राई करते हैं एक्स से सॉल्व करने का। ठीक है, तो जब इसको एक्स से हम सॉल्व करेंगे, ये वाई से सॉल्व करने के बाद मैं बताया आपको कहाँ आप जाके फंस जाओगे। अब एक्स से सॉल्व करते हैं इसको, राइट। तो सेम क्वेश्चन है, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब मैं पहले एक्स से सॉल्व करता हूँ, सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करता हूँ, पुट करता हूँ इस ऊपर वाली टर्म को। क्या करेंगे हम, पुट एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, राइट। इसको हमने पुट कर दिया टी। अब इससे होगा क्या, अब डेरिवेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स से कर रहे हैं ना हम, तो एक्स से डेरिवेट करेंगे, तो एक्स से डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 1 प्लस वाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम एक्स से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको हमको हाथ नहीं लगाना है, इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अभी ये सब चीज़ें इधर ले लो, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे क्वेश्चन में एक्स डी एक्स है क्या, हाँ है। देखो एक्स डी एक्स को सिंपली मैं इस पूरे चीज़ से रिप्लेस कर दूंगा, फिर मेरे पास एक्स का एक भी टर्म नहीं बचेगा क्वेश्चन में। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर समझदारी दिखानी थी हमें। हम चाहे तो वाई से भी कर सकते हैं पहले, चाहे तो एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम वाई से किए तो फंस गए थे, वाई का टर्म आ गया था क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन जब हम एक्स से कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन, तो अब पूरी तरीके से एलिमिट हो रहा है। अच्छा, इसके लिमिट्स भी देख लो, एक्स जा रहा है हमारा 0 से इनफाइनाइट, तो टी भी हमारा जाएगा 0 से इनफाइनाइट। अब डाल के देख लो, यहाँ पर 0 हो जाएगा ये पूरा, फिर इनफाइनाइट डालोगे इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, सो लेट्स सॉल्व इट। 0 से इनफाइनाइट, ये किसकी लिमिट है, ये है वाई की। ठीक है, और ये अब हमारी आ गई टी की लिमिट 0 से इनफाइनाइट, और ई रेस टू माइनस, ये पूरी टर्म को हमने टी डाले टी, और एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब टी से कर रहे हैं ना, तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बचा, 0 से इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस टी डी टी इंटू डी वाई। अब इसको तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ई रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस टी अपॉन -1, लिमिट्स है 0 से इनफाइनाइट, यहाँ डी वाई है, यहाँ है 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट्स है 0 से इनफाइनाइट। अब इसमें ना ये -1 बाहर ले लो, तो इसको दे दो, तो ये हो जाएगा, ये हाफ भी बाहर निकाल लो इसके, 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंदर, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू 0 डी वाई। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी होता है 0, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 0 - 1 इज -1, तो अंदर बचा -1, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये -1 हो गया, ये माइनस एंड ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1/2 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये बचा हमारे पास। अभी इसका इंटीग्रेशन तो आपको सबको पता होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाई, 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर है हाफ, तो हाफ tan इनवर्स इन्फिनिटी
माइनस टेन इनवर्स ज़ीरो। ठीक है, तो टेन इनफाइनाइट कब होता है? पाई बाय टू पे होता है, तो हाफ पाई बाय टू माइनस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर इज़ योर आंसर, राइट। हाँ, पाई बाय फोर इज़ योर आंसर। तो समझा आप ये क्वेश्चन में हमने कैसे टैकल किए। भले ही लिमिट्स कांस्टेंट है हमारी, भले ही हम किसी के साथ भी पहले कर सकते हैं, लेकिन जब हम देखे वाई के साथ करते हुए तो हमें ना इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था। तो हमने क्या किए, फिर हमने सेकंड ऑप्शन अप्लाई किए कि हम चलो एक्स के साथ कर लेते पहले, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है, ऑर्डर डजंट मैटर। एक्स के साथ कर लिया हमने और हमें इंटीग्रेशन ईजी पड़ गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, लिमिट्स कांस्टेंट है, इसकी वजह से हम ये सब कर पाए। एक्स के साथ नहीं हुआ तो चलो वाई के साथ कर लो, वाई के साथ नहीं हुआ तो चलो एक्स के साथ करो। लेकिन अगर लिमिट्स वेरिएबल रहती, फॉर एग्जाम्पल लिमिट्स अगर वेरिएबल रहती, यहाँ पर एक्स रहता और वाई रहता, तो हमें हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं रहता कि हम ऑर्डर ऐसा कुछ भी ले ले। अगर यहाँ पर रहता मान लो एक्स से वन, तो ये वाई की लिमिट्स हुई, राइट। तो तब हमें वाई से ही करना पड़ता, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता कि हम एक्स से करें। उसके लिए फिर हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करना पड़ता, जो कि हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। उसमें मैं आपको इस पर और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी तो आप समझ गए हो कि लिमिट्स अगर कांस्टेंट है तो किसी से भी करूँ इट डजेंट मैटर, ठीक है। सो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हमने सारे क्वेश्चन टैकल कर लिया। बाकी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में अटेंड करेंगे। अभी हम चलते हैं पोलार पे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पोलार कोऑर्डिनेट, पोलार कोऑर्डिनेट, राइट। पोलार कोऑर्डिनेट मतलब आर थीटा में रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मॉड्यूल 3 में कि ये पॉइंट है पी, इसको आप एक्स वाई में एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हो। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, ये डिस्टेंस है वाई है, राइट। अब वही अगर आप पोलार कोऑर्डिनेट में देखते हो ये पॉइंट को, तो पोलार वाले बोलते हैं यहाँ से आर है और यहाँ से टीटा है। आर एंड टीटा में वही सेम पॉइंट की पोजीशन को वो क्या बोलते हैं, लोकेट करते हैं हम लोग, है ना। तो पोलार कोऑर्डिनेट में कभी कभी अपना डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पोलार कोऑर्डिनेट पे, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है उसमें। कुछ मतलब कार्टेशियन है, बस क्या हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो जाता है, एक्स वाई है ना, वहाँ टीटा और आर आ जाएगी, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही है ना। तो इसके वजह से हम एक ही सम लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम है। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन इज जीरो से पाई बाय फोर, जीरो से अंडर रूट ऑफ कॉस टू टीटा आर अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर डी आर डी टीटा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं आर एंड टीटा में है ये, तो ये पोलार फॉर्म का क्वेश्चन दिख के आ गया आपको, राइट। तो अभी इसमें भी हम जैसे पहले कर रहे थे, पहले लिमिट्स आइडेंटिफाई करते। अगर टीटा के टर्म्स में लिमिट्स है तो वो आर की लिमिट्स हुई, है ना, जैसे हम पहले करते थे। एक्स के टर्म में लिमिट्स है तो वो वाई की लिमिट्स हुई, और अगर वाई के टर्म में तो एक्स की लिमिट्स हुई। जैसे ये कांस्टेंट है, जीरो से लेके पाई बाय फोर, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। अब पाई बाय फोर वैसे तो आपको यहाँ दिख के समझ जाएगा, पाई बाय फोर पाई बाय टू, वो तो टीटा ही होता है ना, टीटा ही एंगल रहता है। पाई बाय फोर पाई बाय टू पाई बाय टू पाई थ्री पाई, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है टीटा की लिमिट्स है। और नहीं नहीं भी समझे तो आप ऐसे समझ लेना, देखो ये टीटा है ना, टीटा के टर्म्स में लिमिट्स है तो ये आर की लिमिट्स हुई। तो हम अब करते हैं इसको सॉल्व। लिमिट्स है जीरो से अंडर रूट ऑफ कॉस टू टीटा, ये है आर की लिमिट्स। जो वेरिएबल है उसके उल्टे वेरिएबल की लिमिट्स होती है, ठीक है। टीटा वेरिएबल में है तो आर की लिमिट्स हुई, और ये किसकी लिमिट्स हुई, ये रही टीटा की लिमिट्स, ठीक है। और अंदर क्या है, आर वन प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, और आर की लिमिट्स है तो पहले आर से करेंगे हम, फिर टीटा से करेंगे, ठीक है। सो आर के लिमिट्स वेरिएबल है, इसकी वजह से हम पहले आर से करेंगे, ऑर्डर मैटर्स, क्योंकि आर के लिमिट्स है वेरिएबल। अभी हमको इसको सॉल्व करना है, इसका सिंगल इंटीग्रेशन, बस इस पर फोकस करेंगे हम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, अगर आप ध्यान से देखो, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू आर, तो आर डी आर तो ऊपर है, तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ। तो लेट्स पुट वन प्लस आर स्क्वायर एस टी। अब इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू आर से कर रहे हैं ना, तो आर करो। तो वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है। आर स्क्वायर का टू आर हो जाएगा, एंड डी टी का हो जाएगा डी टी बाई डी आर। तो आर डी आर क्या हो जाएगा हमारा, डी टी बाय टू, ठीक है। अभी लिमिट्स भी तो चेंज होगी ना, हमारी आर की लिमिट्स जा रही है जीरो से लेके अंडर रूट ऑफ कॉस टू टीटा तक। तो टी की लिमिट्स कैसे जाएगी, तो क्या करो आप, आर की जगह टी रखो, सॉरी आर की जगह इसकी लोअर लिमिट रखो, जीरो है ना, तो वन प्लस जीरो इज वन, तो टी की लिमिट जाएगी वन से लेके
वन प्लस आर की जगह हम क्या रखना है अब हमें, कॉस टू टीटा, तो अंडर रूट ऑफ कॉस टू टीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस टू टीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन प्लस कॉस टू टीटा विल बी द अपर लिमिट ऑफ टी। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी कहा था वन प्लस कॉस टीटा, वन प्लस साइन टीटा, ऐसा कहीं भी दिखे ना आपको, वन प्लस कॉस टीटा और खासतौर पे वन माइनस साइन टीटा, ऐसा कहीं भी दिखा ना, तो उसको ना फॉर्मूला अप्लाई करके स्क्वायर फॉर्म में लाओ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर टीटा, वन प्लस कॉस टू टीटा का फॉर्मूला हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर टीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है हाफ एंगल का। चलो अभी हो गई टी की लिमिट्स डिसाइड हो गई, अब इसको हम सॉल्व कर दे आगे। तो लिमिट्स टीटा की तो एज इट इज रहेगी पाई बाय फोर, और इसमें देखो, इसमें पहले आर के टर्म्स में थी, अब टी के टर्म्स में आगे लिमिट्स वन से लेके टू कॉस स्क्वायर टीटा तक जा रही है लिमिट। ठीक है, और आर की प्लेस में हमें क्या लिखना है, हाँ आर की प्लेस आर डी आर है ना, यहाँ पर देखो डी टी बाई टू आ जाएगा, आर डी आर की प्लेस में आ जाएगा डी टी बाई टू, तो वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर, तो वन प्लस आर स्क्वायर को हमने टी डाले तो टी का स्क्वायर, और लास्ट में डी टीटा। ठीक है, अभी ये टू को इधर लेके आ जाओ बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है वो, जीरो से पाई बाय फोर पूरे के बाहर निकाल दो क्योंकि वो तो नंबर है ना। तो अंदर क्या बचा, वन से लेके टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड हाँ टी रेस टू माइनस टू हो गया ये, और माइनस टू टी रेस टू माइनस टू, एंड यहाँ पर डी टी, यहाँ पर आएगा डी टीटा। अब इसको आप सॉल्व करो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लिमिट से हमारी वन से लेके टू कॉस स्क्वायर टीटा, ये है डी टीटा, ये लिमिट से जीरो से पाई बाय फोर, एंड ये है वन बाई टू। अभी वन माइनस टू इज माइनस वन, तो माइनस साइन इसको दे दो, तो माइनस हाफ हो गया। अंदर क्या बचा, जीरो से पाई बाय फोर, और ये बचा टी रेस टू माइनस वन, मतलब वन अपॉन टी बच गया, राइट। और लिमिट्स क्या है इसकी, वन से लेके टू कॉस स्क्वायर टीटा डी टीटा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हमें, तो हो जाएगा माइनस हाफ जीरो से पाई बाय फोर, अपर लिमिट है हमारी वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लोअर लिमिट है हमारी वन, वन अपॉन वन मतलब वही, फिर डी थीटा। अभी ये माइनस वन बाई टू, जीरो से पाई बाय फोर, काम करो इसमें से हाफ कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर टीटा जो कि होता है सेक्स स्क्वायर टीटा, माइनस यहाँ से भी हाफ कॉमन आएगा फिर, तो हाफ आ गया। ठीक है, एन डी टीटा। आप देखो ये हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करके आपको सेम इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, नहीं भी कॉमन लेना है तो कोई बात नहीं, यहाँ वन बाई टू बाहर आके सेक्स स्क्वायर टीटा का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ वन का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेट करो आप, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई फोर इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर, सेक्स स्क्वायर टीटा का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम अपन, सेक्स स्क्वायर टीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन टीटा, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टीटा बाय टू, लिमिट्स क्या है जीरो से पाई बाय फोर तक। अभी हो जाएगा माइनस वन बाय फोर, टेन ऑफ पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर टू ज़ा एट, फिर माइनस टेन ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पर ज़ीरो। ठीक है, टेन ज़ीरो तो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर बचा टेन पाई बाय फोर, तो टेन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है, एक सेकेंड, वन होती है, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू होती है वन, टेन फोर्टी फाइव मतलब वन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय फोर, ये हो जाएगा वन माइनस पाई बाय एट। ठीक है, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई बाय एट माइनस वन बाय फोर इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो सम तो एकदम सिंपल था, पोलर कोऑर्डिनेट में भी कोई दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं, एक्स एंड वाई मान के भी आप इसको कर सकते थे इजीली, एक्स एंड वाई की तरह ही सॉल्व किया हमने कार्टेशियन की तरह। ठीक है, ये पहले लिमिट्स आइडेंटिफाई करें आर की है, फिर ये तो बस सिंगल इंटीग्रेशन ही हुए जा रहा है, और ये तो पूरा सिंगल इंटीग्रेशन का ही कंसेप्ट है ना, हाफ कॉमन ले लिए, फिर इसको इंटीग्रेट करें, बस सिर्फ सिंपली लिमिट्स पुट करें एंड देन आंसर आ गया हमारा।
तो ये था हमारे इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उसके लिए लेकिन आपको पहले प्रीरिक्विजिट ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।